आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, गोल्ड कैसे उसको इम्पैक्ट करता है, गोल्ड प्राइजेस बताऊंगा कि सोना खरीदें ना खरीदें। अभी भी काफ़ी लोग, अभी गिरा था, आपको खरीदना चाहिए था। सोना खरीदे कैसे, बहुत ही एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि इंटेलिजेंट तरीका, जिससे जितना भी प्राइस बढ़ जाए सोना आपको उतने में ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी भाई क्वार्टरली आते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। अभी बजट आया तो फरवरी में आ गई, पहली बार बजट संडे को आया। तो अब उस पॉलिसी में क्या कहा गया है, पहले तो हम ये बात करेंगे। उसके बाद आखिरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे कैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो इफेक्ट होते हैं। और तीसरा पॉइंट, गोल्ड खरीदे कि ना खरीदे। चलो, तो पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिरकार हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के भी प्राइसेस काफी कम कर दिए हैं। ये गोल्ड से भी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ये स्किल है, तो आपको ही सोना बना देंगे हम। तो अभी 1000 रुपए का था, अब आपको 300 रुपए का मिल रहा है। इसमें एक फ्री ई बुक भी है, तो प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आखिरकार रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बड़ा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी टफ सब्जेक्ट है, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि भाई देखो, आरबीआई क्या है। आरबीआई है पिताजी। तो पिताजी जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ बैंक है ना, उनको मैनेज करते हैं पिताजी। तो पिताजी जो हैं 2 3 4 तरीके से मैनेज करते हैं। एक है इनका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर एसएलआर, ठीक है, फिर सीआरआर। अब सीआरआर और एसएलआर देख लीजिए। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। बेटा जो है, जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके ऊपर आरबीआई को भरोसा नहीं है। तो आरबीआई कहता है कि बेटा एक काम करो, कुछ जो तुम्हारे पास पैसे है ना वो अपने पास रखो, ताकि प्रॉब्लम आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो 4 रुपए इसको तुम टच नहीं करोगे। ये 4 रुपए तुम्हारे सेफ्टी के लिए काम आएंगे, बाकी उड़ा दो जितना उड़ाना है। तो इसी 4 रुपए को हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो की कुछ परसेंटेज कैश, मतलब बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में, इसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। और बाकी आप एसएलआर के फॉर्म में रख दो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये गोल्ड के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, ठीक है, इन सब के फॉर्म में। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हम फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे, बस आप इतना समझिए 21-22% के आसपास होता है। तो टोटली 25 सीआरआर और एसएलआर मिला के 25 से 26% आता है लगभग। यानी कि 26% जो है वो आपके पास, आपको रखना ही रखना है एसएलआर के फॉर्म में और सीआरआर के फॉर्म में। बाकी क्या बचा? बाकी भाई पैसा जो है वो आप, जो भी आपके पास पैसा है उसे लोन देते रहो, खत्म बात। उसके बाद आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट मतलब यही होता है कि भाई किस ब्याज पे आरबीआई बैंकों को पैसा देगा। अब आरबीआई क्यों भाई बैंक को पैसा देने लगा? भाई देखो, आरबीआई सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पैसा देता है, रीपर्चेजिंग रेट बोला जाता है। रिवर्स, इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई रेपो रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखिए क्या होता है ना कि हर एक चीज यही मॉनेटरी पॉलिसी से चल रही है, आपकी इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। अब रेपो रेट का मतलब यही है कि जब मार्केट में पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा होने का मतलब अच्छी बात नहीं है। जैसे आप वेनेजुएला में जाएंगे तो वहां पे आप ये पूरा एक, कहते ना कि बैग भर के पैसा ले जाएंगे तब आपको एक प्याली चाय मिलेगी, क्योंकि वहां पे पैसा खाली कागज है। पैसा है क्या? कागज ही तो है। जैसा गोल्ड क्या है, खाली मेटल ही तो है। लोग फालतू पागल है, लेकिन दोस्तों उसकी वैल्यू है ना। आप पत्थर उठा के लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उतना ही गोल्ड लेके जाएंगे आप अमीर हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो जो भी है, दोनों में क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। खैर छोड़िए, मैं कहां पे इन चीजों में पड़ गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। तो अब आरबीआई जो है, जो पैसा है उसको कंट्रोल करता है यही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से, और बाकी जो 2 रेट मैंने आपको बताया। तो अब क्या है कि रेपो रेट का मतलब क्या है कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि भाई देखो, बैंक जो है उसका भी इंटरेस्ट ऊपर जाएगा। यानी कि एक तरीके से बैंक आपसे पैसा ले रहा है, किस इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा है, वो रेपो रेट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि महंगाई ज्यादा है, तो महंगाई ज्यादा का मतलब क्या है? पैसे का फ्लो ज्यादा है। इसको सिंपल भाषा से समझते हैं। मान लो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए से नहीं, आईफोन के उससे समझते हैं। मान लीजिए कि अभी एक आईफोन जो है वो 50,000 रुपए का आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पैसे ज्यादा हैं, यानी कि पैसे बहुत सारे हैं, तो महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर पैसे ज्यादा हैं मार्केट में, तो अब क्या है कि आपके पास 50,000 से ज्यादा आपके पास 80,000 रुपए हैं।
तो उस हिसाब से जो है वो आईफोन भी अपने प्राइसेस बढ़ा देगा, ठीक है ना, क्योंकि पैसे बहुत बढ़ रहे हैं ना फ्री के, खूब ज्यादा पैसे की सप्लाई हो रही है, तो पैसे को खींचा जाता है। और पैसे को खींचता कैसे है आरबीआई? रेपो रेट बढ़ा के। अब रेपो रेट अगर बढ़ाएंगे तो बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो आप जो अभी लोन लेना है वो नहीं लोगे, ठीक है, आपको ज्यादा ब्याज पे लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब पैसा मार्केट से हटा, इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में। अब अगर मान लीजिए कि पैसा कम है, इन्फ्लेशन कम हो गया या पैसा कम है, पैसे की सप्लाई कम है, तो फिर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो इंटरेस्ट रेट भी घटेंगे, तो सब चंगा से। अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो मस्त आप जो है वो लोन लोगे या जो भी चीजें आपको लेनी है, आप पैसे बैंक में पैसा डालोगे, सब बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चलती हैं, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कोविड के समय 6% के आसपास जो है रेपो रेट पहुंच गया था, अब जो है वो रेपो रेट ठीक है। इन्फ्लेशन आरबीआई कहती है 2% से कम नहीं होना चाहिए और 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 + -4 + -2 सॉरी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका इन्फ्लेशन जो है वो 2.1% के आसपास है, जो कि फेयर इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक मिनट रुकेगा जरा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी कम है, इकोनॉमी भी स्टेबल है, 7.4% ग्रोथ फोरकास्ट है। तो आरबीआई ने बोला कि क्या जरूरत है, रेपो रेट जो चल रहा है चलने दो, 5.25%, यही था रेपो रेट और अभी भी रेपो रेट यही है। तो एक तरीके से यहां पे रेपो रेट को चेंज किया नहीं गया है, यानी कि एक तरीके से इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमी स्टेबल है अभी और ये ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव आउटलुक है, राइट। तो रेपो रेट इज अनचेंज्ड 5.25%, यानी कि अब जो बैंक जो है भाई, जो बैंक पैसा लेता है ना जिससे इंटरेस्ट से, ठीक है, तो वो उतना ही है, यानी कि जो अभी इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है या लग रहा है उतना ही रहेगा, ना ही उसमें कोई घटौती होगी ना ही कोई बढ़ोतरी होगी, राइट। तो ये चीज है, तो न्यूट्रल स्टैंड है। तो सपोर्ट ग्रोथ, न्यूट्रल स्टैंड का मतलब यही कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है। उसके बाद ग्रोथ की बात करें तो आरबीआई कह रहा है कि देखो 7.4% या उससे ज्यादा भी हम ग्रो कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। फिर इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन जो है वो रिवाइज की गई है कि आगे आने वाले समय में, जैसे जो सीपीआई है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन नापते सप्लाई डिमांड साइड पे। तो सीपीआई 4 या 4.2% रहेगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 2.1% होगा, क्वार्टर 4 का 3.2% तक जा सकता है, वो भी वेल विद इन द रीच है, ठीक है। 2 और 6 का विंडो है, उसके बीच में सब एक्सेप्टेबल है, उसके बीच में होगा तो आरबीआई कोई ऐसे ड्रास्टिक अभी जैसे देखिए इन्फ्लेशन बहुत कुछ, भारत की जो महंगाई वो तेल के दाम पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि भाई आपका ऑयल जो है वो किस प्राइस पे है। भाई ऑयल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, सब कुछ महंगा हो जाएगा फिर। तो आरबीआई ने इसीलिए रेट्स को हेल्ड किया है कि सबसे पहली बात सरकार खुद चाह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये भी आरबीआई ने बोला है, शायद अब गल्फ कंट्रीज के साथ भी हम ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील हो गई है, डोमेस्टिकली भी ग्रोथ जो है वो अच्छी दिख रही है। और मार्केट रिएक्शन जो है, तो भाई देखो इंडिया, अगेन इंडियन मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है, डाउनवर्ड प्रेशर, स्पेशली जो टेक सेक्टर है, ओवरऑल ठीक ठाक रहा मार्केट, ऐसा कुछ ऊपर नहीं गया। तो बोरोवर्स के लिए जो ईएमआई है लोन्स पे वो स्टेबली है अभी, और भी सक्षम लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस बैंकिंग कस्टमर्स के लिए कि बार बार कॉल आते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो सब भी है। कंज्यूमर्स के लिए बात करें तो इन्फ्लेशन स्टेबल है, यानी कि जो प्राइस प्रेडिक्टेबिलिटी है वो अभी वैसी ही रहेगी, ठीक है। जब देखिए क्या होता है ना कि अगर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अब ऐसे ही रहेगा, वैसे भी आरबीआई चाह रही है कि भाई जो महंगाई अभी बढ़ी है वो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस, इतिहास में पहली बार गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस एकदम से गिरे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज है, बिजनेस के लिए भी सब प्रेडिक्टेबल है। तो ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी का। अब देखो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो गोल्ड और सिल्वर को कैसे इंपैक्ट करती है। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली तो डॉलर के ऊपर सब डिपेंड करता है कि डॉलर जितना ज्यादा वीक होगा उतना गोल्ड और सिल्वर गिरेंगे, और डॉलर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, सॉरी डॉलर जितना ज्यादा वीक होगा उतना गोल्ड और सिल्वर आगे बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा उतना फिर गोल्ड और सिल्वर में फॉल आएगा। ये मैंने आपको बताया, 2 लेक्चर लिए मैंने इस पे, ठीक है ना। तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेबल है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो स्टेबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि गोल्ड क्यों गिरेगा भाई, जब जैसा है वैसे ही तो गोल्ड के प्राइसेस प्रेशर में नहीं आएंगे, वो भी स्टेबल रहेंगे। इंटरेस्ट रेट घटेंगे बढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेशन रिस्क है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो इन्फ्लेशन है उससे भी गोल्ड प्राइसेस घटते बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, गोल्ड होती है, ये आपका हेज है। हेज मतलब एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। तो सोना जो है बेसिकली वो हेज है, ठीक है, वो एक तरीके का इंश्योरेंस है। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि घटेंगे, इस बार घट गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, ये बढ़ेंगे।
आगे भी बढ़ते रहेंगे, आप देखिए और अभी कंपेयर करिए। और मैं आपको बताऊं, डॉलर कमजोर होने वाला है तो गोल्ड और प्राइसेस वैसे भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी दुनिया को यही बोल रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो और फिर युआन में उसको कन्वर्ट कर लेना। पूरी दुनिया डॉलर को रिप्लेस करने की करेंसी ढूंढ रही है, और जब ऐसा होगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे ही। और हाल ही में दोस्तों, जब से ट्रंप आए हैं उसके पहले भी गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड प्राइसेस इज लाइकली टू रिमेन फर्म, ऐसा कोई ड्रास्टिक फॉल जो है वो नहीं आने वाला। सिल्वर, देखिए सिल्वर की बात करें तो वो अलग है। सिल्वर के प्राइसेस आप देख रहे हैं कि भाई वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत वोलेटिलिटी है भाई, बहुत अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को क्या होने वाला है। तो सिल्वर एक प्रीशियस मेटल है, बट सिल्वर का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होता है, सिल्वर का यूज सोलर पैनल्स में भी होता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो लगा नहीं सकते, वरना ससुर सिल्वर लगा के ले, सिल्वर ही चुरा के ले जाएंगे, समझ रहे हो। तो सिल्वर का थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। अब एक और चीज देखिए, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, इंटरेस्ट रेट हाई का मतलब क्या है कि बैंक जो है, ठीक है, वो बॉन्ड्स और बाकी चीजों में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें ज्यादा पैसा डालोगे। भाई इंसान रिटर्न के लिए जाता है, गोल्ड प्राइसेस पे आपको कोई, गोल्ड और सिल्वर पे आपको कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप उसमें पैसा डालोगे, अब गोल्ड से पैसा निकलेगा। एक तरीके से कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो सोना और चांदी गिरेगा, ठीक है, क्योंकि लोग फिर वहां नहीं पैसा डालेंगे। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो हमेशा याद रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज है। अभी करंट सिचुएशन मतलब यही है कि आरबीआई के जो होल्डिंग रेट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव है, यानी कि गोल्ड के प्राइसेस फर्म रहने वाले हैं। और इन्फ्लेशन की बात करें, भाई देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो जो परचेजिंग पावर है वो गिरेगी। भाई महंगाई बढ़ती है तो भाई वही बता रहे ना कि परचेजिंग पावर भी गिरती है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत सबसे बढ़िया है। 100 रुपए में आप अमेरिका में चले जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। 100 रुपए में भारत में आप पूरे दिन का पेट भर सकते हैं खरीद खरीद के, समझ रहे हो। तो गोल्ड और सिल्वर हमेशा, इन्फ्लेशन जब होगा ना तो दैट एक्ट एज अ हेज। कहने का मतलब यही है कि गोल्ड और सिल्वर आपका इंश्योरेंस है। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसी टूट रही है, अबे तो गोल्ड और सिल्वर तो यही है, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, उसके प्राइसेस हमेशा स्टेबल रहेंगे, उसके प्राइसेस कभी नहीं गिरेंगे। तो एक तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर है उसको आप मार्केट में बेचोगे, आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर जो है दैट विल इट विल सेव यू। इसीलिए जब दिक्कतें होती हैं तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ज्यादा जाते हैं। और करंट देखिए ये रुपए पे भी डिपेंड करता है, रुपए टूटेगा, अगेन रुपए डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर, ठीक है। और डॉलर, मैंने क्या बताया कि अगर डॉलर कमजोर होगा तो गोल्ड और सिल्वर क्या बढ़ेंगे, डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, घटेंगे। डॉलर स्ट्रांग होगा यानी कि रुपया वीक हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये भी समझ लीजिए कि जब जब रुपया जो है वो वीक होगा तो भी डॉलर और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो एक्सपेंसिव होंगे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घटेगा ना, तो फिर वहां से पैसा लगा देंगे। तो ये चीज है। तो ग्रोथ आउटलुक भी बहुत कुछ मैटर करता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज वेरी स्ट्रांग गोल्ड के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर के लिए मॉडरेट है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो है इस समय लो है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन करें, सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा हाई है, गोल्ड के लिए इंडस्ट्रियल, गोल्ड क्या करेंगे, लेकिन सिल्वर चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, स्पेशली जो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो सिल्वर बहुत अच्छा है, बढ़िया है कि सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी जो है वो गोल्ड में लोअर है, सिल्वर में हाई है, यानी कि एक तरीके से गोल्ड के प्राइसेस बहुत टूटेंगे नहीं, सिल्वर के प्राइसेस टूट सकते हैं, बहुत नीचे भी जा सकते हैं, बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। रिएक्शन टू ग्रोथ, गोल्ड वीक है, गोल्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में चलता है। लेकिन सिल्वर स्ट्रांग है कि भाई ग्रोथ घटेगी तो मान के चलिए सिल्वर ऊपर जाएगा, ग्रोथ बढ़िया होगी तो सिल्वर ठीक ठाक रहेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में गोल्ड बहुत हाई है, गोल्ड स्टेबल ही रहने वाला है, सिल्वर मीडियम है। ओके, तो याद रखिएगा कि गोल्ड बढ़िया है। अब बड़ी बात आती है कि क्या हम गोल्ड में पैसा डालें। मैंने जब लेक्चर लिया था गोल्ड को लेकर तो मुझसे पूछने पर लगे थे भाई मुझे नहीं पता। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए गोल्ड के दाम अभी 2 दिन बढ़े फिर घट गए, आज फिर घट गए हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो देखिए ये मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, कोई नहीं बताएगा आप गोल्ड में पैसा डालें नहीं डालें, ये भी कोई नहीं बता सकता कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। बस मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि अभी अगर रेट नीचे जा रहे हैं
तो आप गोल्ड खरीद रहे, इसमें ना रहे कि उतना नीचे चला जाएगा, 12,000 चला जाएगा, 12,500 चला जाएगा, वो बहुत ही हो भी सकता है, बट इसके चांसेस 0.1% है, बहुत नीचे गोल्ड नहीं जाने वाला। अभी मैंने आपको बताया। एक काम मैं आपको बताता हूं, आप ये काम करा करिए हमेशा। जब भी जैसे मान लीजिए गोल्ड के प्राइस अभी 13,400 चले गए, तो आप क्या करिए कि उसका एक एडवांस बना लीजिए। मतलब आप अगर गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो हर कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी जो बड़ी दुकानें हैं, जितनी भी हैं, मालाबार हो गया, कल्याण हो गया, वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तनिष्क हो गया, तो एडवांस बना देते हैं। अब एडवांस में ये है कि जिस दिन प्राइस रहा, जैसे मान लीजिए कि आज 13,400 या 13,900 जो भी है, इस दिन का एडवांस होगा। अब इससे होगा क्या कि कल मान लीजिए कि अगर बहुत भी प्राइस बढ़ गया गोल्ड का, आपको आज के ही प्राइस पे मिलेगा, घट गया तो भी आज के प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, सॉरी घट गया तो घटे हुए प्राइस के मिलेगा। यानी कि एक तरीके से कि अगर आप कल मान लीजिए कि कल आज 13,900 है, कल 1.5 लाख हो गया, तो आपको 13,900 के प्राइस पे ही मिलेगा गोल्ड आपको। और अगर मान लीजिए कल घट गया तो घटे हुए प्राइस पे मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है अगर आपको सेफ खेलना है तो। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तेजी से गिर रहे हैं, तो गोल्ड खरीदना ठीक होता है, सही होता है, आप खरीद सकते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मंडे को भी बहुत ज्यादा गिर जाए, बहुत ज्यादा गिर जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही भयानक गिर जाएगा एकदम ही गोल्ड प्राइस। अब देखिए जो मार्केट है उसने भी दिखा दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसने भी दिखा दिया कि कितना स्टेबल रहने वाला है ये, तो स्टेबल ही रहेगा, बहुत ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। अगर गोल्ड की बात कर रहा हूं, सिल्वर में आई डोंट नो, सिल्वर में कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से सिल्वर जा रहा है। और गोल्ड जितना गया है ना, जितनी फ्लक्चुएट कर रहा है, वो इतिहास में पहली बार हुआ है। तो बेस्ट यही है कि अगर प्राइस नीचे जा रहे हैं तो ले लीजिए, बहुत ज्यादा टूटने का अगर आप इंतजार करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा टूटता है, टेंशन मत लीजिए फिर, क्या अरे यार उतना हो गया, इतना हो गया, अबे कहां से कहां आया ये भी तो देखो। भगवान नहीं है हम, बहुत ज्यादा उसको लेकर मत बैठिए कि अरे यार इतना टूट गया, इतना बर्बाद हो गए, उस समय ले लेते, इस समय ले लेते, ये सब इतना ज्यादा सोने पे ना अटैच मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा मोह माया से बाहर भी आइए, इन्वेस्ट करिए, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखिए। याद रखिएगा कि 1 साल बाद गोल्ड आपको रिटर्न नहीं देगा, जिस भी रेट पे लेंगे वो 1 साल बाद वो बढ़ी ही जाएगा, कब नहीं होगा वो, है ना। तो ये देखिए, अभी क्रिप्टो देखिए, क्रिप्टो पूरी तरीके से फॉल हो गया है, क्रिप्टो में कह रहे थे। बाकी आप मुझे बताइए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, इसमें तो हम आपको ही सोना बना रहे हैं, आ जाओ फिर ले लेते हैं। थैंक यू सो मच।